और जीव भी कहते हैं, मतलब कि जीव जंतु भी करते हैं, सब लोग जनन करते हैं। बहुत कम, बहुत कम है जो बिना जनन के बन जाते हैं। बहुत कम है जो बिना जन्म के बन जाते हैं। तो जनन क्या होता है? जीवित जीव में होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपनी जैसी संतान उत्पन्न करता है, बट अपने से छोटी संतान उत्पन्न करता है। क्या होता है? जीवित जीव में होने वाली वह प्रक्रिया, जो जीवित है तो वही तो प्रक्रिया करेगा, निर्जीव कैसे प्रक्रिया कर लेगा, कैसे जनन करेगा? तो जीवित जीव में होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने जैसे संतान उत्पन्न करता है, क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। तो जनन के अंतर्गत हमारे नर आते हैं और मादा आते हैं। कौन कौन से आते हैं? नर आते हैं, मादा आते हैं। हमें जनन के लिए कौन कौन से चाहिए? नर और मादा दोनों चाहिए, तो वो जनन कर पाएंगे, जांच की बात है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम इस टॉपिक में, हम जो पढ़ना है, जो लेसन का नाम है, तो मानव जनन। मानव में जनन, मानव में जनन कैसे होता है? हमें पुष्पों में जनन नहीं पढ़ना, पुष्पों में जनन हम पढ़ चुके हैं अगले वाले चैप्टर, जो हमारा चैप्टर निकल गया है, जो पहले लेसन में चैप्टर था, तो उसमें हम पढ़ चुके हैं कि पुष्पों में जनन कैसे होता है। अब हमें पढ़ना है कि मानव में जनन कैसे होता है, मनुष्य में जनन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो हमारा नर जनन तंत्र होता है, तो उसमें कौन कौन से भाग होते हैं, क्या क्या वो भूमिका निभाते हैं अपनी, उस बारे में देखना है। तो नर जनन तंत्र क्या होता है? नर जनन तंत्र के निम्नलिखित अंग होते हैं। जैसे हमारी बॉडी है, बॉडी के बहुत सारे अंग हैं, हाथ है, पैर है, मुंह है, और ये हमारी जान के बॉडी वगैरह है, जो कुछ भी है, बहुत सारे अंग हैं हमारी बॉडी में। कोई चीज़ भी देखो तो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनी होती है। कोई भी आप परमाणु को लेकर के देखो, हमें देखेगा कि परमाणु है, हमें देखिएगा परमाणु है, परमाणु के अंदर कई सारी कक्षाएं होती हैं, कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन, और फिर उसके अंदर वो होता है, क्या बोलते हैं, नाभिक होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार से सबकी बॉडी जो होती है तो बहुत सारी चीज़ों से बनी होती है, काफ़ी सारी चीज़ों से बनी होती है, तो उसके निम्नलिखित अंग होते हैं। इसी प्रकार जो हमारा नर जनन तंत्र है, तो उसमें भी बहुत सारे अंग होते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो अंग है, हमारे प्राथमिक अंग और द्वितीय अंग आते हैं। तो प्राथमिक अंग के अंतर्गत हमारा वृषण आता है, वृषण ही मेन काम करता है, और फिर द्वितीय अंग के अंतर्गत हमारे कई सारे अंग आते हैं, जनन ग्रंथि आ जाती है ना, सहायक अंग आते हैं और जनन ग्रंथि आ जाती है। अब जो हमारे प्राथमिक अंग होते हैं, तो मेन काम उन्हीं का होता है। जैसे हम किसी की शादी होती है, तो मेन काम किसका होता है? दूल्हा दुल्हन का, है ना, दूल्हा दुल्हन का काम होता है मेन काम, उनकी शादी करवाना हमें। और बाकी जो बारातियाँ वगैरह होते हैं, जो दुल्हन की सहेली वगैरह होती है, तो वो उसमें सहायता प्रदान करती हैं शादी में, है ना, उसमें सहायता प्रदान करती हैं। और क्या ही होता है, तो क्या होता है, मेन काम किसका होता है? दूल्हा और दुल्हन का, उन्हें शादी करना है, और करवाएगा कौन? सहायता प्रदान करने वाले। तो इसकी प्रकार से जो नर जनन तंत्र में जो हमारा वृषण होता है, तो वो मेन काम होता है, वो शरीर से बाहर स्थित होता है। क्यों स्थित होता है? क्योंकि जो शरीर का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लगभग इतना ही होता है। और लेकिन वृषण जो मतलब कि वृषण होता है, उसमें शुक्राणु बनने के लिए शरीर के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होता है, जब उसमें शुक्राणु बन पाएंगे, वरना शुक्राणु नहीं बन पाएंगे। इसलिए वो क्या होता है, शरीर से बाहर स्थित होता है। इस बारे में पूरा जो हमारे वृषण होते हैं, तो वो वृषण कोष में पैक रहते हैं। क्या होते हैं? वृषण कोष में पैक रहते हैं। हम बाहरी संरचना देखते हैं तो हमें ऑनली क्या होता है कि वृषण कोष देखते हैं, वृषण नहीं देखते, हमें बाहरी संरचना देखते हैं, हम बाहर से देखते हैं। कोई भी नर है तो उसमें वृषण देखते हैं, वृषण कोष देखते हैं, और एक शिश्न दिखता है ना। बाहर से देखेंगे जैसे तो हमारा चेहरा दिखेगा, हमारे कपड़े देखेंगे, है ना। अब क्या देखिए, हमारे मुंह के अंदर क्या है, हमारी आंखों के अंदर क्या है, तो कोई देख सकता है बाकी आंखों के अंदर क्या है, रेटिना है या फिर और कुछ है। हमारे कानों के अंदर क्या है, मशीन लगी है या फिर कुछ और लगी है, कोई देख सकता है? नहीं देख सकता। तो इसी प्रकार से हम क्या देखिए, हमारी बॉडी के अंदर क्या है, केंद्रक कहाँ पर स्थित है, कोई बता सकता है? नहीं बता सकता ना, कि यहीं पर केंद्रक है या फिर कहीं और पर केंद्रक है, नहीं बता सकता। इसी प्रकार से जो हम नर जनन तंत्र को बाहरी संरचना देखते हैं, तो वृषण कोष दिखता है और हमें शिश्न दिखता है। जो हमारा मेन काम होता है, तो वो हमारा वृषण करता है। कई लोग समझते हैं कि शिश्न का मेन काम होता है, लेकिन शिश्न का मेन काम नहीं होता है, केवल मात्र वृषण का ही मेन काम होता है। अगर वो नहीं होगा तो फिर जनन की क्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी, क्योंकि जनन की क्रिया में क्या चाहिए? नर और मादा चाहिए, और नर में बनने वाला शुक्राणु एंड मादा में बनने वाला अंडाणु चाहिए होता है हमें जनन करने में। संतान उत्पन्न करने के लिए क्या चाहिए? नर में बनने वाला शुक्राणु और मादा में बनने वाला अंडाणु। हमारा अंडाणु ये है, ये हमारा शुक्राणु है, तो ये तैर कर जाएगा और निषेचन होगा, तभी नई संतान उत्पन्न होगी। तो वृषण एवं वृषण कोष, वृषण जो होते हैं, वृषण कोष जो होता है तो थैली जैसी इसकी संरचना होती है। इसमें हमारे वृषण पैक रहते हैं, वृषण संख्या में 2 होते हैं। इसमें शुक्राणु निर्माण होता है। इसमें क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। इसका टेम्परेचर शरीर के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। क्या होता है? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। अभी अधिवृषण क्या है या एपिडिडाइमिस क्या है? आप देखिए, जो हमारी अधिवृषण होती है, तो ये क्या होता है कि वृषण की ऐसे बिल्कुल ग्रंथिल संरचना, बहुत क्या बोलते हैं, अति कुंडली संरचना होती है। इसकी जो लंबाई होती है ना, तो 6 सेंटीमीटर लंबी होती है। 6 सेंटीमीटर काफी बड़ी होती है ना। वृषण का हमारा इतना छोटा सा, वृषण की जो लंबाई होती है तो 4 से 5 सेंटीमीटर लंबाई होती है। जो हमारी अधिवृषण उसकी 6 सेंटीमीटर। आप सोचिए वो कैसे पूजेगा, वो कैसे वहाँ पर रहेगा? तो वो क्या होती है, अति कुंडली संरचना होती है वृषण में, बहुत ज़्यादा कुंडलित होकर के। अब तो क्या हमें कोई भी मतलब पतंग उड़ाते हैं तो हम क्या करते हैं, परेती में लपेट लेते हैं धागा, और अगर जब खोलते हैं तो धागा बहुत बड़ा हो जाता है। इसी प्रकार से जो हमारा अधिवृषण होता है तो वो अति कुंडलित होता है, वृषण का पूरा भाग घेर लेता है, थोड़ा सा बस हो रह जाता है, वृषण का पूरा भाग घेर लेता है। इसमें क्या होते हैं कि शुक्राणु परिपक्व होते हैं। अब वृषण में शुक्राणु बन गए, अब इसका अब
बन गए हैं तो उन्हें परिपक्व होने के लिए चाहिए, उन्हें पोषण प्रदान करने के लिए कोई चाहिए। पोषण कौन प्रदान करेगा, तो वो नष्ट हो जाएंगे। तो पोषण प्रदान करने के लिए अधिवृषण होता है, उसमें शुक्राणु परिपक्व होते हैं। फिर हमारी शुक्रवाहिनी आती है, शुक्रवाहिनी आती है, शुक्रवाहिनी की सहायता से हमारे शुक्राणु जाते हैं। जो अब मान लीजिए कि शुक्राणु बन गए हमारे, अब अधिवृषण में परिपक्व भी हो गए। अब शुक्राणु क्या करेंगे, वो नेंगा तो जा नहीं सकते, ना ही उसके पैर होते हैं, है ना ही उसके पैर होते हैं। शुक्राणु बन गए हमारे, अधिवृषण में आ गए, परिपक्व हो गए। अब उसे जाना है तो शुक्रवाहिनी क्या करेगी, इसे रास्ता प्रदान करेगी। क्या करेगी, रास्ता प्रदान करेगी और थोड़ा बहुत वीर्य बनाएगी। फिर आता है हमारे शुक्राशय। शुक्राशय क्या करता है, ये एक जोड़ी थैलीनुमा ग्रंथिल संरचना होती है जो लगभग 4 से 7 सेंटीमीटर लंबी होती है। इनसे एक चिपचिपा क्षारीय पदार्थ स्रावित होता है जो क्या करता है, वीर्य की अम्लीय, जो मतलब कि शुक्राणु होता है उसकी जो मूत्रमार्ग की अम्लीयता को दूर करता है। अब मूत्र होता है हमारा अम्लीय, और लेकिन अम्लीय से शुक्राणु को खतरा है, तो क्या करेगा, कोई ना कोई उसे नष्ट करने वाला। अब अगर अम्लीय माध्यम में जाएगा शुक्राणु तो शुक्राणु नष्ट हो जाएगा, जैसे हमारे जनन की क्रिया समाप्त हो जाएगी, और जो अंडाणु बैठा है वेट कर रहा है कि शुक्राणु आएगा तो वो भी अपनी जान दे देगा। तो इसी प्रकार से जो शुक्राशय होता है हमारे जो मूत्रमार्ग की अम्लीयता को नष्ट करता है। ये शुक्राशय ये एक तरल पदार्थ का स्रावित करता है, क्षारीय तरल पदार्थ का स्रावित करता है। और ये एक काम और करता है, ये 50 से 60 से 70% वीर्य भी बनाता है, जिससे शुक्राणु तैर करके जा सकता है। फिर हमारा मूत्रमार्ग आता है, तो एक लंबी पेशिकीय नलिका मूत्रमार्ग निर्मित करते हैं जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है। यह मूत्राशय से शुरू होकर शिश्न के अग्रभाग अर्थात शिखर पर मूत्रजनन के क्षेत्र द्वारा शरीर से बाहर खुलती है। मूत्रमार्ग जो होता है, मूत्राशय आता है हमारा जिसमें मूत्र एकत्रित होता है ना, और मतलब कि बॉडी मतलब कि जो किडनी वगैरह होती है तो वहाँ से छड़ करके आता है हमारा मूत्र, है ना, यूरिया सब जो भी होते हैं यूरिक अम्ल बदल करके आता है हमारा, तो वहाँ पर कहाँ एकत्रित होता है, मूत्रमार्ग में एकत्रित होता है, मूत्राशय में एकत्रित, और मूत्राशय से हमारे मूत्रमार्ग से बाहर शरीर में खुलता है, बस यही है। फिर शिश्न क्या होता है, ये एक लंबा बेलनाकार संरचना होती है ना, जो क्या होता है, जनन में सहायता प्रदान करता है। क्या होता है, जनन में सहायता प्रदान करता है। फिर सहायक जनन ग्रंथियाँ क्या होती हैं, तो सहायक जनन ग्रंथियाँ 3 होती हैं। एक होती है हमारी शुक्राशय ग्रंथि, एक होती है हमारी प्रोस्टेट ग्रंथि, और एक होती है हमारी काउपर्स ग्रंथि, तो फिर बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि होती है। शुक्राशय ग्रंथि का मेन काम क्या होता है, ये तो क्या करती है, तरल पदार्थ को स्रावित करते हैं, और क्या करती है, और ये 70 से 80% भाग बनाती है वीर्य का, जिससे हमारा शुक्राणु क्या होता है, तैर कर जा सके। शुक्राणु के पैर तो होते नहीं है कि वो चल कर जा सके, इसलिए वो तैर कर जाता है। क्या करता है, तैर कर जाता है। तैरेगा कहीं में, लिक्विड भी तैरेगा, तो लिक्विड को कौन स्रावित करेगी, तो हमारी शुक्राशय ग्रंथि। अब फिर प्रोस्टेट ग्रंथि क्या है हमारी, यह मूत्रमार्ग अधरतल पर स्थित है। जो हमारी शुक्राशय ग्रंथि होती है तो 2 होती है, वो मूत्राशय के नीचे स्थित होती है, मूत्रमार्ग के नीचे स्थित होती है। फिर प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होती है, यह मूत्रमार्ग अधरतल पर स्थित अनेक पिंडों की बनी होती है। इस ग्रंथि द्वारा स्रावित हल्का क्षारीय, ये भी क्षारीय का तरल स्रावित करती है, ये भी वीर्य का भाग बनाती है, लेकिन बहुत कम भाग बनाती है ना। फिर काउपर्स ग्रंथि आती है, ये संख्या में 2 होती है। देखो संख्या में जो ग्रंथि पाई जाती है, नर में ग्रंथि पाई जाती है, तो संख्या जिसमें 1 होती है तो वो हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड है। क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। फिर हमारी आती है काउपर्स ग्रंथि, तो ये संख्या में 2 होती है, इनके द्वारा स्रावित। ये प्रोस्टेट ग्रंथि के ठीक नीचे स्थित होती है, बिल्कुल छोटी छोटी सी होती है। ये स्नेहक की तरह कार्य करती हैं तथा मैथुन के समय संभोग को सुगम बनाती हैं। ये क्षारीय बिल्कुल तरल स्रावित करती हैं, जो मैथुन के समय संभोग मतलब कि संभोग के समय सुगम बनाते हैं। फिर आता है हमारा वृषण कोश के कार्य क्या होते हैं। वृषण जो होता है तो ताप नियामक का कार्य करता है, यानी कि ताप को कम करने और ज्यादा करने का काम करता है। मान लीजिए कि जैसे ठंडी है तो ठंडी में क्या होता है, तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लो हो जाता है। और जब हमारी क्या बोलते हैं गर्मी आ जाती है तो वो क्या हो जाता है, टेम्परेचर अधिक हो जाता है। तो ठंडी में क्या करता है, वृषण क्या करता है, जब ठंडी होती है तो उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, जिससे शुक्राणु निर्माण के लिए आए वो थोड़ी हो जाता है, तो हमारा वृषण जो होता है तो वो ऊपर का हो जाता है, और फिर जो मतलब कि गर्मी हो जाती है तो वो नीचे आ जाता है खिसक करके। तो इसी प्रकार से वो क्या करता है, ताप नियामक का कार्य करता है। इसका ताप शरीर के ताप से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। पहले एनसीईआरटी ने 2 से 3 डिग्री सेल्सियस दिया था, अब लेकिन उसे हटा करके 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कर दिया है। अब ये देखो इसको अच्छे काम हो गए। वृषण कोश ताप नियामक का कार्य करता है। इसका ताप शरीर के ताप से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। वृषण कोश का तापमान शरीर के तापमान से कम होने के कारण ही इसमें शुक्राणु बन पाते हैं। फिर ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया। नरजनन तंत्र क्या होते हैं, नरजनन तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं। देखो नरजनन तंत्र में बहुत सारे अंग पाए जाते हैं। पहला हमारा वृषण एवं वृषण कोश जो होते हैं तो वो क्या होते हैं, एक संख्या में 1 होते हैं। इसमें वृषण पैक रहते हैं, थैली जैसी ग्रंथिल संरचना होती है। इसमें क्या होते हैं, वृषण पैक रहते हैं। वृषण की संख्या 2 होती है। इनका मेन काम क्या होता है, शुक्राणु निर्माण करना और नर लैंगिक हार्मोन्स का स्रावन करना। यही स्रावन करते हैं, नर लैंगिक हार्मोन का स्रावन करते हैं कि उसी में लक्षण दिखते हैं कि नर में टोले मोले का बनना, ये दाढ़ी मूछ का आना, आवाज भारी होना, है ना, ये सारे लक्षण को निर्धारित करता है। वृषण से ही नर लैंगिक हार्मोन्स का स्रावन होता है। फिर हमारे आते हैं क्या आते हैं, अधिवृषण आते हैं, जहाँ पर शुक्राणु क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं। फिर आते हैं हमारी शुक्रवाहिनी, जहाँ से शुक्राणु मतलब कि मार्ग प्रदान करती है ना। और फिर आते हैं हमारे क्या आते हैं,
शुक्राशय हो गया, है ना, जहाँ से तरल स्रावित होता है, क्षारीय तरल स्रावित होता है। ये वीर्य का 70 से 80% भाग बनाते हैं। फिर हमारे मूत्र मार्ग आते हैं, जहाँ से मूत्र मार्ग निकलता है। फिर हमारे आते हैं शिश्न आते हैं। तो शिश्न क्या करता है, ये मैथुनांग होता है, लंब बेलनाकार संरचना होती है, जो क्या करते हैं, जनन में सहायता प्रदान करता है। क्या होता है, संभोग में, मतलब कि संभोग का काम इसी का होता है। फिर क्या होते हैं, फिर हमारी 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक हमारी शुक्राशय ग्रंथि, एक हमारी प्रोस्टेट ग्रंथि, एक हमारी काउपर्स ग्रंथि। शुक्राशय ग्रंथि का मेन काम होता है इसका क्षारीय तरल का स्रावित करना, लिक्विड बनाती है। और ये क्या करते हैं, वीर्य का 60 से 70% भाग बनाती है। इनकी संख्या 2 होती है। ये मूत्र मार्ग के आधार पर स्थित होती है। फिर हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड आती है। तो इसका क्या कारण, ये जब मतलब कि एक बात और बताते हैं, जब कोई भी मनुष्य मतलब कि बूढ़ा हो जाता है तो उसके प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है। किस वजह से, क्योंकि ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करने से, मदिराओं का सेवन करने से, है ना, ये सारे नशे वाले जितने भी सेवन करते हैं तो उससे वो हो जाता है। फिर हमारे काउपर्स ग्रंथि आती हैं। तो काउपर्स ग्रंथि भी थोड़ा बहुत वीर्य का भाग बनाती हैं और ये भी क्षारीय तरल स्रावित करती है, जिससे हमारा शुक्राणु क्या होता है, अम्लीय माध्यम में नष्ट ना हो पाए। फिर हमारा वृषण कोष के क्या कार्य होते हैं, वृषण कोष तापनियमक का कार्य होता है। इसका जो टेम्परेचर होता है, तो शरीर के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जिससे शुक्राणु निर्माण के लिए सहायक होता है। फिर हम आते हैं नए टॉपिक में कि माता जनन तंत्र क्या होता है। क्या माता जनन तंत्र क्या होता है, तो माता जनन तंत्र के भी निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला हो गया हमारा अंडाशय हो गया, फिर अंडवाहिनी हो गई, है ना, कई सारे भाग आते हैं। फिर गर्भाशय हो गया, है ना, फिर योनि हो गया, फिर भाग हो गया, इतने सारे भाग आते हैं। अंडाशय क्या होता है, इसमें भी इसमें मादा लैंगिक हार्मोन्स का स्राव होता है, ये ही मेन काम करता है। अब देखो, एक मेन होता है और बाकी सब सहायता प्रदान करने वाले होते हैं, है ना, बाकी सब जितने होते हैं तो सहायता प्रदान करने वाले होते हैं। हमारे घर में जैसे मान लीजिए आपके घर में है, तो आपके घर में आपके फादर यानी कि पिता मेन होंगे, है ना, मेन होंगे, वही पूरा सब संभालते हैं, है ना, तो वही पूरा जितना भी है घर का पूरा खर्चा वगैरह सब कुछ संभालते हैं। भाई उन्हीं से आप डरते हैं बहुत ज़्यादा, होता नहीं है कि हम एक ना एक से तो डरते ही होंगे, किसी ना किसी से तो डरते होंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम किसी से बिना डरते हों। तो वो फिर राक्षस ही होता है कि अपनी मान मर्यादा ही को भूल जाए। तो हम किसी ना किसी से डरते होते हैं, तो हमारा वो मेन होता है जिससे हम डरते हैं। तो इसी प्रकार से जो हमारे अंडाणु में होता है, वो मादा जनन तंत्र में होता है, तो इसमें मेन हमारा अंडाशय होता है। क्या होता है, मेन हमारा अंडाशय होता है। तो मादा में एक जोड़ी अंडाशय सुरोड़ी गुहा में स्थित होते हैं। तो कहाँ पर है, सुरोड़ी गुहा में, मतलब कि सुरोड़ी गुहा में गर्भाशय के दोनों तरफ स्थित होते हैं। मान लीजिए गर्भाशय के दोनों तरफ स्थित होते हैं, वो क्या, तो दोनों तरफ स्थित होते हैं। इसमें क्या होता है कि मादा लैंगिक हार्मोन्स का स्रावण होता है, जिससे हमारी क्या होती है, मादा की आवाज़ पतली हो जाती है और स्तन ग्रंथियाँ विकसित हो जाती हैं। और अंडाशय में सबसे बड़ा कारण है कि अंडाशय में अंडाणु निर्माण शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है, ये और क्या करता है, अंडाणु का निर्माण करता है, जिससे क्या होता है, निषेचन होता है, संतान बन जाती है। तो हमारा यही है, अंडाशय का जो वेदन होता है तो 7 से 8 ग्राम होता है। फिर हमारी अंडवाहिनी आती है। अंडवाहिनी क्या होती है कि इनकी संख्या 2 होती है, इन्हें फैलोपियन या गर्भाशय नली भी कहते हैं। प्रत्येक अंडवाहिनी अंडाशय के ऊपरी भाग के निकट एक झालादार कीप जैसी मुख युक्त लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी नलिका के रूप में प्रारंभ होती है, जो मध्य अधर रेखा की बढ़ती हुई जो हमारी अंडवाहिनी होती है ना, तो इसी में निषेचन होता है। क्या होता है, इसी में निषेचन होता है। एक आंपुला वाला पार्ट होता है, उसी में ही निषेचन होता है। क्या होता है, उसी में ही निषेचन होता है। हमारा अंडाणु निकला, अंडाणु निकल करके अंडवाहिनी में जाएगा। अंडवाहिनी में कहाँ पर जाएगा, रुकेगा, अंपुला वाले पार्ट में रुकेगा। जब हमारा शुक्राणु आएगा, निषेचन होगा, संभोग होगा, तो संभोग होने के बाद शुक्राणु आएगा। इतने सारे शुक्राणु जाते हैं, कम से कम हमारे 40 करोड़ शुक्राणु जाते हैं एक बार के मैथुन क्रिया में। 40 करोड़ शुक्राणु जाते हैं। और जौन ज़्यादा सक्रिय होगा, जौन ज़्यादा मजबूत होगा, जौन ज़्यादा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होगा, पावरफुल, तो वही जाकर के अंडाणु को निषेचित करेगा। तो कहाँ पर निषेचन होता है, एम्पुला वाले पार्ट में निषेचन होता है। फिर हमारा आता है गर्भाशय। ये क्या होता है, ये उल्टी नाशपाती के आकार का होता है। क्या होता है, उल्टी नाशपाती के आकार का होता है। इसमें क्या होता है, भ्रूण स्थापित होता है। जब हमारा निषेचन हो गया, फिर ब्लास्टुला अवस्था में जब हमारा भ्रूण आ जाता है, तो वो कहाँ होता है, गर्भाशय के आंतरिक परत में स्थित हो जाता, वो स्थापित हो जाता है। तो गर्भाशय में ही स्थित होता है, स्थापित होता है। फिर योनि क्या होती है, तो यह 8 सेंटीमीटर लंबी नलिका पेशी संरचना होती है। क्या बोल रहे हैं आज, क्या निकल रहा है। योनि मादा जनन छिद्र द्वारा शरीर से बाहर खुलती है। योनि को जन्मनाल कहते हैं। योनि से ही मैथुन क्रिया होती है, योनि के माध्यम से ही मैथुन क्रिया होती है। फिर हमने क्या पढ़ा, उसका रिवीजन देखो। मादा जनन तंत्र क्या होता है, मादा जनन तंत्र के निम्नलिखित अंग होते हैं। पहला आ गया अंडाशय, फिर अंडवाहिनी, फिर हमारा गर्भाशय, फिर योनि। क्या हो गया, अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि। अंडाशय क्या होते हैं, ये संख्या में 2 होते हैं, गर्भाशय के दोनों तरफ स्थित होते हैं। इसमें अंडाणु बनते हैं और इसमें मादा लैंगिक हार्मोन्स का स्राव होता है, जिसमें से प्रोजेस्टेरोन हो गया और एस्ट्रोजन हो गया। जैसे हमारे क्या होते हैं, जो लड़की होती है तो उसमें आवाज़ का पतला होना, अंडाणु निर्माण होना, स्तन ग्रंथियों का विकसित होना, ये सारे लक्षण होते हैं, तो विकसित हो जाते हैं। फिर क्या आते हैं हमारे
अंडवाहिनी आती है जहाँ से निषेचन होता है, फिर हमारा गर्भाशय आता है जहाँ पर भ्रूण स्थापित होता है, फिर हमारा योनि आते हैं जहाँ पर मैथुन क्रिया प्रारंभ होती है। फिर हमारे आते हैं स्तन ग्रंथियाँ क्या होती है। हमने नर में पढ़ी थी कि उसमें 3 ग्रंथियाँ पाई जाती है, लेकिन जो मादा होती है तो उसमें 2 ग्रंथियाँ पाई जाती है। पहले होती है हमारी स्तन ग्रंथि। क्या होती है? पहले होती है स्तन ग्रंथि। ये बच्चे वाले भाग में स्थित होती है। क्या होती है? बच्चे वाले पार्ट में स्थित होती है। तो इनकी संख्या 2 होती है। इसमें बड़े युक्त उभरे हुए 2 चूचक होते हैं। एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां बच्चे के अधर भाग में स्थित होती हैं। यह दूध श्रावण करने वाली ग्रंथि होती है। क्या करते हैं? दूध का श्रावण करते हैं। जब मादा के मतलब कि गर्भाशय से शिशु का श्रावण होता है, प्रसव अवस्था हो जाती है, 24 घंटे बाद ही दूध का श्रावण हो जाता है। तो स्तन ग्रंथियां ही दूध का श्रावण करती हैं। जब पहली बार दूध का श्रावण होता है तो उसे हम कोलोस्ट्रम या नव दूध कहते हैं। पहली बार श्रावित होता है जब। फिर हमारी बार्थोलिन की ग्रंथियां आती है। हमारी पहली स्तन ग्रंथियां, फिर दूसरी बार्थोलिन की ग्रंथियां। ये एक जोड़ी होती है जो मलाशय व प्रगाढ़ के बीच स्थित होती है। ये चिपचिपा द्रव स्रावित करती हैं, मैथुन में सहायक होती हैं। ये क्या होती हैं? योनि के अगल बगल स्थित होती हैं, जो क्या करते हैं जब मैथुन की क्रिया होती है तो उन्हें बिल्कुल लिक्विड तरल का स्रावित करती है, जैसे मैथुन की क्रिया अच्छे से हो सके। फिर शुक्राणु की संरचना। शुक्राणु कैसा होता है? अब देखो हमने कितनी जल्दी बहुत अच्छे से वो कर लिया। अब हमें पढ़ना है शुक्राणु की संरचना कैसे होती है, शुक्राणु कैसा होता है। मान लीजिए हमने क्या पढ़ लिया? नर जनतंत्र भी पढ़ लिया, मादा जनतंत्र भी पढ़ लिया। अब नर में बनने वाला शुक्राणु की संरचना कैसे होती है और मादा में बनने वाले अंडाणु की संरचना कैसे होती है। सबसे पहले हम शुक्राणु की संरचना कैसे होती है तो उस बारे में जानेंगे। शुक्राणु क्या होता है? सक्रिय एक कोशिका पतले धागे के सदृश होता है। शुक्राणु सबसे छोटी कोशिका जो होती है तो वो शुक्राणु की ही होती है। सबसे छोटी जो कोशिका होती है ना तो वो शुक्राणु की ही कोशिका होती है। उससे सबसे बड़ी कोशिका होती है तो वो अंडाणु की होती है। ये आप लोगों को जीके का क्वेश्चन है। तो प्रत्येक शुक्राणु एक कोशिकीय पतला धागे के सदृश होता है। शुक्राणु उत्तेजित होकर गतिशील होते हैं। शुक्राणुओं का शरीर 3 भागों में विभक्त होता है। पहला होता है शीर्ष या सिर, दूसरा होता है मध्य भाग और तीसरा होता है हमारा क्या होता है? पूंछ होती है, जो मतलब कि गतिशीलता प्रदान करती है चलने के लिए। अब चल तो सकते नहीं है, वो ऐसे तैरने के लिए उसे गतिशीलता प्रदान करती है। जो शीर्ष या सिर भाग होता है तो वो क्या होता है? यह शुक्राणु के अग्रछोर पर स्थित फूला हुआ लंबा बेलनाकार भाग होता है। इसमें एक केंद्रक पाया जाता है जहां पर हमारा क्या होता है? अनुवांशिक पदार्थ होता है। और जो हमारा शीर्ष या सिर वाला भाग होता है तो उसके एक उभार जैसी टोपीनुमा संरचना होती है, जहां पर क्या होता है? उसे हम एक्रोसोम बोलते हैं। जहां से पीत पिंड होता है, हम उसे पीत पिंड भी बोलते हैं शायद। अग्रपिंड ऐसा कुछ था, भूल गए, आप लोग देख लेना उसे। तो वहां से कुछ मतलब कि पीत पिंड बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं, लेकिन छोड़ो से एक्रोसोम बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? एक्रोसोम बोलते हैं। फिर मध्य भाग क्या होता है? अब भाई शुक्राणु है हमारा, वहाँ पर अनुवांशिक पदार्थ है हमारा। अब उसे चलने के लिए कोई ना कोई भोजन प्रदान करने के लिए चाहिए, तो भोजन प्रदान कौन करेगा? भोजन प्रदान कौन करेगा? तो हमारा मध्य भाग जो होता है तो यह भाग शीर्ष के ठीक पीछे अपेक्षाकृत छोटा और अस्पष्ट होता है। इस भाग में 1 या 2 बिंदु के समान सेंट्रियोल या माइटोकार्डिया होते हैं। माइटोकार्डिया से एक सर्पिल माइटोकार्डिया का खोल निर्मित होता है। माइटोकार्डिया क्या होते हैं? भोजन वो करती है ना, एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करती है। तो अब भोजन प्रदान करने के लिए क्या होगा? मध्य भाग जो होता है इसमें माइटोकार्डिया स्थित होती है, जो भोजन प्रदान करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। पूछ भाग क्या होता है? पूछ सबसे लास्ट का भाग होता है। ये जो पूछ होती है तो सबसे लास्ट का भाग होता है टेल जिसे बोलते हैं। फिर इसमें ये क्या करती है? शुक्राणु को गतिशीलता प्रदान करती है। तैरने के लिए क्या करती है? गतिशीलता प्रदान करती है। अब हम पढ़ेंगे युग्मक जनन क्या होता है। अब हमने क्या पढ़ा? शुक्राणु की संरचना। शुक्राणु एक सदस्य धागे नुमा संरचना होती है। इसका जो संरचना होती है तो इसकी 3 भाग होते हैं। पहला होता है शीर्ष या सिर, फिर दूसरा होता है मध्य भाग और तीसरा होता है पुच्छ। शीर्ष या सिर में क्या होता है? मतलब कि अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। नर का अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, जो भी लक्षण होते हैं अनुवांशिक पदार्थ में होते हैं। फिर इसमें क्या होता है? एक टोपीनुमा संरचना होती है, तो उसे हम बोलते हैं एक्रोसोम बोलते हैं। फिर हमारा मध्य भाग आता है जिसमें हमारी माइटोकार्डिया होती है और ये शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है ना। फिर हमारी पुच्छ भाग आता है, ये शुक्राणु को चलने के लिए गतिशीलता प्रदान करती है। फिर हमारा युग्मक जनन आता है, गैमेटोजेनेसिस। तो नर के वृषण में शुक्राणु बनना और मादा के अंडाशय में अंडाणु बनने की प्रक्रिया को हम युग्मक जनन कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है। पहला आता है हमारा शुक्राणु जन्म, दूसरा आता है हमारा अंडाणु जन्म। शुक्राणु जन्म में क्या होता है? नर के वृषण में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन कहते हैं। और मादा के अंडाशय में अंडाणु बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वो कहते हैं अंडाणु जनन कहते हैं। अब शुक्राणु जनन की 3 प्रवस्थाएं होती है: गुणन प्रवस्था, वृद्धि प्रवस्था और परिपक्वन प्रवस्था। क्या होती है? गुणन प्रवस्था, वृद्धि प्रवस्था और परिपक्वन प्रवस्था। गुणन प्रवस्था क्या होती है? इसमें हमारा ये शुक्राणु की प्राथमिक कोशिका, हमारी वृद्धि प्रवस्था क्या होती है? ग्रोथ प्रवस्था क्या होती है? शुक्राणु जनक कोशिका में पोषक पदार्थों के संचित होने से कोशिकाओं में प्राथमिक स्पर्मेटोसाइटस कोशिका बनती है। यह भी द्विगुणित होती है। ये द्विगुणित कोशिका का निर्माण होता है। फिर क्या होता है? फिर परिपक्वन प्रवस्था, गलत बोल दिया, दोबारा से पहले आती है हमारी गुणन प्रवस्था। हम कुछ बोल रहे थे और कुछ वो कर रहे थे। तो पहले आती है हमारी गुणन प्रवस्था। शुक्रजनन नलिकाओं की जनन एपिथेलियम की कोशिका में समसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये कोशिकाएं द्विगुणित होती है, द्विगुणित कोशिका का निर्माण होता है। फिर हमारे समसूत्री विभाजन होता है। फिर हमारी द्विगुणित कोशिका का निर्माण होता है जिसे हम प्राथमिक स्पर्मेटोसाइटस कोशिका कहते हैं। ये क्या होता है?
वृद्धि प्रवस्था की बनता है, ये भी द्विगुणित होती है, समसूत्री बुनियादी होता है। फिर क्या होता है, परिपक्व प्रवस्था आती है। परिपक्व प्रवस्था में द्विगुणित से क्या होते हैं, हमारी 4 अगुणित शुक्राणुओं का निर्माण होता है, पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण होता है। पूर्वी तरीके से शुक्राणु नहीं है, ये पूर्व शुक्राणु है ना, पहले के शुक्राणु है। तो इसमें क्या होता है, अगुणित शुक्राणु का निर्माण होता है। फिर आता है हमारा शुक्रकायांतरण। शुक्रकायांतरण में क्या होता है, हमारे पूर्व शुक्राणु तो वो हमारे शुक्राणु में बदल जाते हैं, शुक्राणु में बदल जाते हैं। कोई मान लीजिए पतला इंसान है ना, बिल्कुल दुबला पतला है बिल्कुल, अब वो उसे किसी ने चिढ़ा दिया तो वो समझिए क्या हो गया, अब उन्होंने खूब बॉडी बढ़ाई, खूब खाया खाना, खूब अच्छे से सेहत बढ़ाई, और फिर वो सामने आया कि देखा वाओ क्या क्यूट है, क्या कुछ कह नहीं सकते। तो ऐसे होते हैं लड़के। तो इसी प्रकार से जो हमारा शुक्रकायांतरण होता है, पूर्व शुक्राणु से क्या होता है, शुक्रकायांतरण होता है, तो हमारे पूर्व शुक्राणु से हमारे शुक्राणु में बदल जाते हैं। तो यह प्रक्रिया हमारी शुक्राणु जनन कहलाती है। फिर आता है हमारा अंडाणु जनन। क्या आता है हमारा अंडाणु जनन, ओजेनेसिस। ओजेनेसिस में क्या होता है, अंडाशय की द्विगुणित अंडाणु, मतलब कि ओजेनेसिस में क्या होता है, अंडाणु की जीर्णित कोशिकाओं से अंडाणु बनने की प्रक्रिया, अंडाशय में अंडाणु बनने की प्रक्रिया अंडाणु जनन कहलाती है। क्या होता है, अंडाशय में अंडाणु बनने की प्रक्रिया अंडाणु जनन कहलाती है। इसकी भी 3 प्रवस्थाएं होती है, द्विगुणित प्रवस्था, वृद्धि प्रवस्था, परिपक्व प्रवस्था।